तिवारी जी थोड़ा खुले विचारों के थे। वैसे तो वो पेशे से बिजनेसमैन थे, लेकिन उनका हाव भाव, काम करने का तरीका किसी समाज सेवी से कम नहीं था। और बिल्कुल अपने पापा की तरह हूबहू, बिल्कुल उनकी टू कॉपी था राजीव। राजीव अपने पिताजी के साथ शहर में रहता था। उसका गांव था रामपुर, और गांव में एक काजल नाम की लड़की थी जिसकी शादी में बहुत अड़चने आ रही थी। अब राजीव को हो जाता है काजल से प्यार, और काजल से ही कर लेता है शादी। अब काजल से शादी करने के बाद राजीव उसको लेकर शहर आ जाता है और सोचता है कि काजल अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर बाहर शहर की दुनिया देख सकेगी। शहर में आकर वह पढ़ लिख सकेगी और कुछ बड़ा कर पाएगी। पर अफसोस, काजल ठहरी गांव की लड़की जो बिल्कुल डरी सहमी, रसोई में ही रहने की उसकी आदत पड़ गई थी, और गांव की ही तरह वह लंबा घूंघट करती और हमेशा ससुराल में घूंघट निकाल कर रखती थी। अरे भाई, यहाँ तक कि उसने अपना चेहरा अपनी सास तक को नहीं दिखाया था। हर सुबह की तरह काजल अपनी हाथ में चाय की ट्रे लिए घर में सबको चाय देने के लिए जाती है। क्या तिवारी जी, आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन आपकी बहू का घूंघट देखा है? इस तरह लोग आपको तो दकियानूसी कहना शुरू कर देंगे। अब वर्मा जी की बातें सुनकर तिवारी जी कुछ सोच में पड़ जाते हैं। तभी वहां आ जाती है बहू काजल, जो अपनी धीमी सी दबी हुई आवाज में कुछ कहती है। अरे नहीं नहीं वर्मा अंकल, इसमें तो बाबूजी की कोई गलती ही नहीं है। इन्होंने तो हमें किसी चीज की कभी कमी ही नहीं होने दी। अंकल जी, मुझे ही नहीं पसंद है कि मैं अपने ससुर जी के सामने अपना चेहरा दिखाऊं। अरे वर्मा जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे ससुर के सामने क्या, आज तक मैंने इसका चेहरा नहीं देखा है। ला बेटी, चाय का ट्रे मुझे दे दो, मैं वर्मा जी को चाय पिलाता हूँ। नहीं नहीं बाबूजी, मेरे रहते अगर आप काम करेंगे तो मुझे पाप लगेगा। बाबूजी, मैं देती हूँ ना चाय सबको। अब काजल एक हाथ से अपना घूंघट पकड़ती है और एक हाथ से सबको चाय देने लगती है, और जैसे ही वह चाय का ट्रे आगे बढ़ाती है, अटक कर चाय की ट्रे हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। ये लो, गिर पड़ी ये तो तिवारी जी। हमें अब चलना चाहिए। नमस्कार करते हैं आपको तिवारी जी, पर चलते चलते आपसे एक बात कहना चाहेंगे। पहले आप अपनी बहू की सोच बदलिए। अरे भाई, ये शहर है, शहर कोई गांव नहीं है। पहले आप अपनी बहू की विचारधारा बदलिए, फिर कहीं समाज की सेवा का सोचिएगा। इतना कहकर वर्मा जी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद पूरा घर टेंशन में आ जाता है। अरे वर्मा जी तो ऐसे ही चले गए बिना चाय पिए। कहाँ मैंने सोचा था तेरी शादी के बाद मैं सास बहू ट्विनिंग बनाऊंगी, हम दोनों फ्रेंड्स की तरह रहेंगे। पर यहाँ तो उसका सब कुछ उल्टा हो रहा है। अरे मैंने कितनी कोशिश की काजल बहू को समझाने की कि ये शहर है, घूंघट मत कर, अच्छे से हम लोगों के साथ घुल मिल कर रहे, बेटी की तरह रहे, लेकिन उसको तो घुटन में जीने की आदत हो गई है। इतनी आसानी से भाभी की आदत बदलने वाली नहीं है मम्मी। अब मुझी को ले लो, मैं यहाँ शहर में खुले मिजाज में रहने वाली। अब अगर आप मेरी शादी किसी ऐसी जगह कर दे जहाँ घूंघट निकालना पड़े तो मैं तो नहीं रह पाऊंगी। मुझे भी तो वक्त लगेगा ना चीज़ों को समझने में, वहाँ के माहौल में ढलने में। वैसे ही भाभी को भी लग रहा है। थू 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 थू, ये कैसी बात कर रही है? अरे तुझे तो ऐसा घर मिलेगा जहाँ तू चिड़ियों की तरह चहचहाती रहेगी, और अगर वो लोग तेरे साथ ज्यादती या अत्याचार करेंगे ना तो फट से मुझे फ़ोन मिलाना, मैं तेरे पापा को भेजकर तुझे यहाँ मंगवा लूँगी। ओहो मम्मी, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल दे रही थी, टेंशन ना लो, सब मुझ पर छोड़ दो। बस अब आप लोग देखते जाइए मैं कैसे घूंघट में छिपी हुई भाभी का चेहरा आप सबके सामने लाती हूँ। फिर रागिनी अपने कपड़ों को लेकर अपनी भाभी के कमरे में जाती है। भाभी, थोड़ा मेरे कपड़े रखने में मदद कर दीजिए।
भाभी 3 दिन के लिए मुझे ट्रिप पर जाना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। अब आप ही बताइए ना, इनमें से मैं कौन से कपड़े पहनूं। ये लाल वाला ड्रेस अच्छा रहेगा दीदी। ये लाल नहीं भाभी, ये गुलाबी है। अब आप अपना घूंघट हटाएंगी ना तब ना कुछ दिखेगा। शायद आप मेरी मदद ही नहीं करना चाहती। खैर कोई बात नहीं भाभी, मैं चली जाती हूँ। अब रागिनी जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगती है, काजल अपने बड़े से घूंघट को ऊपर सरकाते हुए कहती है, अब तो मैं देख सकती हूँ ना आपके कपड़ों को दीदी। आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं आपके काम में मदद नहीं कराना चाहती। अरे वाह भाभी, आपका चेहरा तो कितना सुंदर है। न कोई दाग धब्बे, न कोई झुर्रियाँ। आपकी तो स्किन भी कितनी सॉफ्ट है। आपको तो किसी ब्यूटी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए। अरे नहीं दीदी, मैंने तो सिर्फ अपना घूंघट सरकाया है जिससे मैं आपके कपड़ों को अच्छे से देख सकूं। ऐसा करिए दीदी, आप ना मुझे सारे कपड़े पहनकर दिखाइए। अब रागिनी एक एक करके सारे कपड़े पहनकर अपनी भाभी काजल को दिखाती है। पहनने को ढंग का कोई भी कपड़ा नहीं है मेरे पास। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी ट्रीट पर। जब मम्मी से कहो शॉपिंग पर चलो तो बहाने बता देती है, आज बहुत काम है, ये है वो है। अब तो मैं भी घर पे ही बैठी रहूंगी बस आपकी तरह। अरे नहीं नहीं दीदी, आप क्यों बैठेंगी घर पर। आपको कपड़े लेने बाजार जाना है ना। चलिए मैं चलती हूँ आपके साथ। बचपन में मैं भी अपने गांव के मेले में जाया करती थी, बड़ा मजा आता था। पर जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी और मेले में निकलने लगी तो गांव के सभी लोग बाबूजी से मेरी शिकायत करने लगे। तब तो आप मेरे साथ चलिए भाभी, आपको बड़ा मजा आएगा और आपकी बचपन की यादें भी ताजा हो जाएंगी। काजल बहुत खुश होती है और तैयार होकर रागिनी के साथ अपने कमरे से निकलती है। पहली बार काजल का चेहरा देखकर उसकी सास ससुर चौंक जाते हैं। अरे रागिनी, ये तेरे साथ कौन है। अरे आप भी ना कल्पना जी, ये तो आपकी बहू है, आपकी बहू काजल। रागिनी काजल को मॉल में घुमाने ले जाती है और उसे जी भर के शॉपिंग कराती है। ऐसी फ्रॉक ना मैं शादी के पहले पहनती थी दीदी। ऐसी फ्रॉक ना आप शादी के बाद भी पहन सकती हैं भाभी। अरे बाबूजी के सामने, हमारे गांव में तो बहुएं जेठ के सामने भी नहीं आती। फिर ऐसे में मैं बाबूजी के सामने ऐसे कपड़े कैसे पहन सकती हूँ। मेरी माँ ने कहा था कि अपने ससुर के सामने कभी घूंघट तो हटाना ही मत और कभी ऊंची आवाज़ में बोलना नहीं, वरना ससुराल वाले छोड़ देते हैं। आज तो आपका घूंघट उठा हुआ था ना भाभी, तो क्या पापा ने आपको घर से निकाल दिया। क्या पापा आपको किसी चीज़ के लिए मना करेंगे भाभी। नहीं ना, तो आप क्यों शर्मा रही हैं। अपनी ननद की बात सुनकर काजल को थोड़ी हिम्मत मिलती है। उसे आज तक सिर्फ ये सलाह दी गई थी कि उसे अपने ससुराल में किस तरह चुप रहना होगा, अपनी ससुराल में कैसे कायदे से रहना होगा। आप अपनी ससुराल में खुशी खुशी भी रह सकते हैं, लेकिन ये बात तो उसको किसी ने सिखाया ही नहीं था। इसीलिए काजल डरी डरी सी रहती थी। पर आज अपनी ससुराल में काजल साड़ी की बजाय फ्रॉक सूट पहनकर बाहर आती है, जिसके बाद कल्पना भाग कर आकर काजल का दोनों हाथ पकड़कर गोल गोल घूमने लगती है। अरे रागिनी, मुझे मिल गई मेरी बहू। अरे एक ही दिन में ऐसा कौन सा जादू कर दिया तूने। ऐसे ही बचपन में मैं चक्री खेला करती थी सासू माँ, पर फिर मेरी माँ ने कहा ये सब लड़कियों को शोभा नहीं देता। अब मैं बड़ी हो रही हूँ, अगर ऐसा उछलना कूदना करूँगी ना तो मेरा रिश्ता नहीं होगा। पर आपने तो माँ की सारी बातों को झूठा कर दिया सासू माँ। ऐसा कहकर काजल अपनी सास का हाथ पकड़कर जोर जोर से घूमने लग जाती है। अब रात के वक्त तिवारी जी और राजीव जब दुकान से वापस आते हैं तो उनका चेहरा लटका हुआ होता है। अब उनका लटका हुआ चेहरा देखकर सब उनसे पूछते हैं, अरे राजीव बेटा, क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ है। अरे अब ये क्या बताएगा आपको कल्पना जी, अब दुकान पर कोई ग्राहक ही नहीं आते। हाँ माँ, काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कस्टमर को पता नहीं क्या हो गया है, हर जगह बैनर लगवाए हैं, एडवर्टीजमेंट पे बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन फिर भी न जाने क्या हो रहा है।
कस्टमर के साथ अच्छे संबंध रखना बहुत बड़ी बात है राजीव जी। एक बार ग्राहक आपके पास आ गया तो वो बार बार आएगा। अब बाबूजी के अनाज मैं ही तो बेचा करती थी, वो भी गांव से शहर आकर। सभी किसानों के अनाज बेचने के बाद कुछ न कुछ बच जाता था। पर मजाल है कि काजल के हाथ में आया हुआ सामान बिना बिके रह जाए। फिर मैं जब एक बार मार्केट जाती थी तो सब बेच कर ही आती थी। गांव की बात अलग है काजल, पर यहाँ शहर में लोग आपकी बात इतनी आसानी से नहीं मानते। पर बेटा, बहू अगर कह रही है कि उसे एक्सपीरियंस है तो कल हम उसे भी दुकान पर ले चलते हैं। वैसे भी हमने हर तरह की कोशिश कर ली, कोई तरकीब काम नहीं आ रही है। हो सकता है काजल बहू के पैर हमारे लिए शुभ साबित हों दुकान में। और फिर क्या था, अगले दिन काजल अपने पति और ससुर के साथ दुकान के लिए निकल जाती है। ये डम्मी को कैसे कपड़े पहना रखे हैं भोला भैया आपने, बदलिए इसे। और रामू भैया, आप ना बाहर महा बचत सेल का नारा लगाइए, बाकी सब मैं देख लूंगी। और फिर क्या था, काजल का ये नुस्खा काम आ जाता है और धीमी चल रही दुकान की गति अचानक से दौड़ पड़ती है। और फिर इसी बीच वर्मा जी अपनी पत्नी के लिए साड़ी लेने दुकान पर आते हैं। अरे काजल, मानना पड़ेगा, और तिवारी जी आपको भी। आखिरकार बदलाव ले ही आए आप। अब ये हो गई आपकी गांव से आई शहर की बहू।